मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। लीजिए अब सुनिए कोविड-19 पर जागरूकता का विशेष कार्यक्रम मन में है विश्वास। कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को आभा गुप्ता का नमस्कार। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते ही हैं कि दिनांक 4 जुलाई से 7 जुलाई तक यानी आज तक ग्वालियर में टोटल लॉकडाउन रखा गया है, क्योंकि ग्वालियर जिले में लगातार कोविड-19 के पॉजिटिव केस बढ़ रहे हैं। ऐसे में कम्युनिटी इन्फेक्शन को रोकने और कोरोना वायरस के संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन जरूरी है। जब तक जरूरी ना हो घर से बाहर ना निकलें। घर से बाहर निकलें तो मास्क अवश्य पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। यदि नियम तोड़े तो एक अनोखी सजा मिलेगी। जी हाँ, कोविड-19 के बढ़ते कहर को देखते हुए ग्वालियर में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क न लगाने वालों के लिए एक अनोखी सजा का प्रावधान किया गया है। इस सजा के अंतर्गत मास्क न लगाने पर यदि आप पकड़े जाते हैं तो 3 दिनों के लिए आपको अस्पतालों और पुलिस चौकियों में वॉलंटियर के रूप में काम करना होगा। ग्वालियर कलेक्टर श्री कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने कहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन नहीं करता है तो उसे 3 दिन तक कोरोना वॉरियर बनना होगा। तो दोस्तों, ये तो हुई अनोखी सजा, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि यदि आप कोरोना वॉरियर या वॉलंटियर के रूप में काम करना ही चाहते हैं तो दिशा निर्देशों का उल्लंघन ना करें, बल्कि सारे दिशा निर्देशों का पालन करते हुए कोरोना वॉरियर बने। आइए अब हम कार्यक्रम में आगे बढ़ें और आपको मिलवाएं आज के कार्यक्रम के पहले मेहमान से। श्रोताओं, कोरोना से जीतने के लिए जरूरी है कि हम स्वस्थ रहें। स्वस्थ रहने में हमारे दांत भी अहम भूमिका निभाते हैं, जिन्हें हम अक्सर ही उपेक्षित कर देते हैं जब तक कि कोई कष्ट दांतों में ना हो। दांतों की देखभाल कैसे करें कि दांत संबंधी कोई समस्या पैदा ही ना हो, इस बारे में हमने बात की दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनुराग जैन से। लीजिए आप भी सुनिए। डॉक्टर जैन, नमस्कार। हाँ मैडम, नमस्कार। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आजकल कोविड-19 का संक्रमण तेजी से फैल रहा है और इससे बचाव ही इसका इलाज है। यदि हम स्वस्थ रहेंगे तो इससे लड़ सकते हैं, और हम स्वस्थ रहें इसके लिए डॉक्टर साहब दांतों का स्वस्थ रहना भी जरूरी है। जी बिल्कुल, क्योंकि दांतों में कोई समस्या होगी तो ना हम ढंग से खा पी सकेंगे और ना व्यायाम ही कर सकेंगे, और सबसे बड़ी बात कि हम खुलकर हंस भी नहीं सकेंगे। तो दांतों को स्वस्थ रखने के लिए हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, अभी कोविड-19 का जो संक्रमण चल रहा है इसमें बहुत सारे क्लिनिक अभी बंद भी चल रहे हैं। जो भी पेशेंट हो उसको किसी भी डॉक्टर के यहाँ अगर बहुत ज्यादा उसको प्रॉब्लम है तो उसको विजिट करना चाहिए, अदरवाइज नॉर्मल विजिट नहीं करना चाहिए। जो अभी रूटीन चेकअप वाले प्रोसीजर अभी उसको बंद करके रखने चाहिए। अभी कुछ उसको इमरजेंसी पेशेंट को है तो वो डॉक्टर को विजिट कर सकता है। जहाँ तक सवाल है कि इस टाइम पेशेंट क्या प्रिकॉशन ले सकता है, सबसे बड़ा प्रिकॉशन तो भी यही है कि पेशेंट ने फास्ट फूड खाना बंद कर दिया है तो समस्याएं काफी हद तक कम हुई है, क्योंकि मार्केट का या बाहर का लोग अवॉइड कर रहे हैं, घर का खाना खा रहे हैं, तो उससे काफी चीजें अवॉइड हुई हैं। सबसे मेन चीज ये है कि पेशेंट सुबह और शाम को ब्रश प्रॉपर करे। ब्रश प्रॉपर करने के बाद माउथ वॉश का भी यूज कर सकता है पेशेंट, तो माउथ वॉश का एक प्रॉपर यूज करके रखे, सुबह शाम ब्रश करे। ये 2 चीजें मेन है। इसके साथ साथ अगर पेशेंट वार्म वाटर अगर पी रहा है तो उसको पीना चाहिए। इससे क्या है कि दांत भी स्वस्थ रहेंगे और प्लस आपका लंग्स भी प्रॉपर रहेंगे, इन्फेक्शन के चांसेस काफी कम रहेंगे। बहुत बढ़िया। अच्छा डॉक्टर साहब, छोटे बच्चे जो होते हैं इनके दूध के दांत होते हैं, तो उनकी तरफ कई बार उनकी माताएं ध्यान नहीं देती हैं, प्रॉपर ब्रश भी नहीं करवाती हैं। वो सोचती हैं कि अभी तो ये दूध के दांत है और टूटने हैं और टूटने के बाद अच्छे दांत आएंगे। तो क्या ये रवैया सही है? नहीं, ये रवैया बिल्कुल गलत है। एक्चुअली बच्चों के जो दूध के दांत होते हैं उनका
7 साल से 11 साल तक वो गिरते हैं। तो अगर हम ध्यान नहीं देंगे और बच्चे में अगर 7 साल या 8 साल की या 6 साल की उम्र में कीड़ा लग गया तो उसको मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। अगर बच्चा बहुत छोटा है यानी कि 2-3 साल की उम्र का है तो बहुत छोटे छोटे ब्रश आते हैं। कुछ ब्रश ऐसे आते हैं कि आप उसको फिंगर में पहन के बच्चों को ब्रश करा सकते हैं। अच्छा। दूसरा ये है, बच्चों में जो कीड़ा लगता है उसका सबसे मेन कारण होता है जैसे बच्चों ने चॉकलेट खाई उसके बाद मुंह नहीं धोया, या फिर बच्चों को क्या माताएं क्या करती है, रात को दूध पिलाती हैं, बोतल से दूध पिलाया छोड़ दिया। तो ये जो शुगर कंटेंट होता है मिल्क में या बच्चों ने चॉकलेट खाया, ये कंटिन्यूअस मुंह में बना रहता है। जो भी बैक्टीरियल एक्टिविटी होती है उसके लिए काफी एनहेंस कर देता है बैक्टीरियल एक्टिविटी को, क्योंकि बच्चों को आप कुल्ला तो नहीं करवा सकते, बट समय समय पर उनको पानी पिलाते रहें ताकि जो भी शुगर कंटेंट है वो मुंह में कम से कम रह सके। और ब्रश करा सकते हैं तो बहुत अच्छा है। जी बिल्कुल। आजकल लोग नीम की दातुन का भी कभी कभी इस्तेमाल करते हैं, तो नीम की दातुन का इस्तेमाल सही है क्या दांतों के लिए? नीम की दातुन का इस्तेमाल कर सकते हैं जी। ये नहीं मैं ये बोल रहा हूँ कि उसको यूज मत करें, एक टाइम ब्रश जरूर करें, क्योंकि नीम में क्या होता है, एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी जो तत्व होते हैं नीम में, एंटी बैक्टीरियल जो फैक्टर होते हैं वो कहीं ना कहीं गम्स के लिए अच्छे होते हैं। तो नीम की दातुन यूज कर सकता है, लेकिन कई बार क्या होता है नीम की दातुन से दांतों की प्रॉपर सफाई नहीं हो पाती। तो एक टाइम अगर ब्रश करे तो दूसरे टाइम नीम की दातुन कर सकता है। जी। अच्छा, बहुत से लोग तंबाकू या तंबाकू युक्त चीजों का सेवन करते हैं, तो वो भी दांतों के लिए नुकसानदेह है? उनके लिए तो नुकसानदेह है ही, तो इस बारे में भी थोड़ा सा बताइए। तंबाकू वाले कोई भी प्रोडक्ट, चाहे वो गुटखा हो, सिगरेट हो, एनी टाइप ऑफ प्रोडक्ट तंबाकू का, वो दांतों के लिए भी नुकसानदायक है, पेशेंट की बॉडी के लिए या दूसरे सिस्टम के लिए भी नुकसानदायक है, मुंह के लिए भी नुकसानदायक है। तो तंबाकू सेवन तो उसको निषेध कर देना चाहिए। इसके लिए कई बार रिहेबिलिटेशन सेंटर भी बनाए गए हैं, उसको वो धीमे धीमे छोड़ सकता है। बहुत सारे मार्केट में ऐसे प्रोडक्ट आ गए हैं कि आप उसकी जगह जैसे निकोटेक्स टैबलेट आती हैं, तो वो तंबाकू छोड़ के उसको यूज करे, धीमे धीमे वो भी बंद हो जाता है तंबाकू भी। पर तंबाकू का बंद करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, बिल पावर अगर स्ट्रांग होगी तो तंबाकू होना कोई बड़ी बात नहीं है। बिल पावर का मजबूत होना बहुत जरूरी है। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, देखने में आता है कि बहुत सारे लोगों को दांतों में सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम रहती है, बहुत गर्म या बहुत ठंडा दांतों में बहुत तेजी से लगता है, तो उसकी वजह क्या होती है? उससे कैसे बचा जा सकता है? देखिए, सेंसिटिविटी के तो बहुत सारे रीजन होते हैं जी। और उसका मेन रीजन होता है कि दांतों की ऊपर की जो एनामल जो परत होती है उसका पतला हो जाना। जब वो पतली हो जाती है तो दांतों के अंदर डेंटिन की परत होती है जिसमें कि नर्व के रेशे भी आ जाते हैं। तो अगर वो डेंटिन की परत कहीं से भी दांतों की एक्सपोज होती है, यानी एनामल की परत पतली हो जाना या एनामल हट जाना, तो डेंटिन की परत एक्सपोज हो जाती है, जहाँ पे पेशेंट को ठंडा गर्म लगना स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम सेंसिटिविटी बोलते हैं। इसके लिए कई सारे रीजन हैं। एक तो यह है कि अगर कोई पेशेंट एग्रेसिव ब्रशिंग करता है, यानी कि देखिए ब्रशिंग पे एक टेक्निक होती है, अगर वो पेशेंट उस कंटिन्यूअस 5 मिनट तक मुंह में बस ब्रश कर रहा है, यानी कि हमें दांतों को मांजना नहीं है, साफ करना है। लोग सोचते हैं कि हम जितना ज्यादा ब्रश करेंगे उतने ही ज्यादा हमारे दांत अच्छे होंगे। ये धारणा बिल्कुल गलत है। दांतों से कचरा हटाना है, साफ करना है। आप उनको मांजेंगे तो क्या होगी, एनामल परत पतली होगी। पतली होने पर ये एक लॉन्ग टाइम में जो लोग जिनकी हैबिट हो जाती है उनको प्रॉब्लम सेंसिटिविटी की आ जाती है। कुछ लोग अचार ज्यादा खाते हैं या कोल्ड ड्रिंक ज्यादा पीते हैं। अचार या कोल्ड ड्रिंक जो भी है, सिट्रस फ्रूट में क्या होता है कि थोड़ा एसिडिक होता है। तो ये कंटिन्यूस जो लॉन्ग टाइम ये लोग जो यूज करते हैं उससे भी दांतों की इनामल परत पतली होती है। अच्छा। और कुछ लोगों को एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। एसिडिटी की प्रॉब्लम में क्या होता है कि मुंह में बार बार एसिड आता है, जो एसिड दांतों से जमा हो जाता है। लॉन्ग टाइम तक अगर किसी को ये प्रोसेस चलती है तो वो एसिड दांतों की सतह को कोरोड करता है, एनामल पतला करता है, सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो किसी भी टाइप से अगर एनामल की परत हटती है, सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है पेशेंट। अगर किसी को एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो प्रॉपर फिजिशियन को चेक कराए एसिडिटी की प्रॉब्लम, ताकि उसको कम हो सके, या फिर कोल्ड ड्रिंक का सेवन बहुत कम करे। ये सारी चीजें ऐसी हैं कि जिससे हम बचा जा सकता है और सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम कम हो जाएगी पेशेंट की। और पायरिया की वजह क्या होती है? पायरिया हमारे इंडियन कम्युनिटी में बहुत ज्यादा फैला हुआ है, लेकिन पायरिया में क्या होता है, पेशेंट को पेन नहीं होता। पेन नहीं होता तो हम लोग जागरूक नहीं है, क्योंकि हम जागरूक तभी होते हैं हमारी कम्युनिटी में जब हमें दर्द होता है। सही बात है। और जब तक दर्द नहीं है तो हम जागरूक नहीं है। देखिए, पायरिया का जो रीजन है
हम डे रूटीन में जो खाना खाते हैं वो खाना कहीं ना कहीं बहुत स्मॉल अमाउंट में दांतों पे लगा रह जाता है, हर जगह से साफ नहीं होता। जब ये लॉन्ग टाइम में ये प्रोसेस होती है उसमें क्या होता है, यही खाना हार्ड ब्रेथ के रूप में बन जाता है। खाना है, तड़ा हुआ फूड है, तो उसमें बैक्टीरियल डेवलप हो जाती है। ये जो बैक्टीरिया होती है जो दांत जिस हड्डी में जमा रहता है उसको धीमे धीमे रिजॉर्व करते हैं। तो रिजॉर्व करते हैं तो क्या है कि टूथ भी कमजोर होता है, प्लस पेशेंट को माउथ से स्मेल भी आनी स्टार्ट हो जाती है। यही पायरिया है। बिल्कुल। तो पायरिया के लिए कुछ नहीं है, पेशेंट को अगर हर 6 मंथ या 1 ईयर में डॉक्टर के पास चेकअप कराता है, अगर दांतों की सफाई बहुत जरूरी है, इसमें दांतों की सफाई करवाता है रूटीन चेकअप में, तो पायरिया की समस्या बहुत कम हो जाती है। तो डॉक्टर साहब आपने बहुत सारी बातें बताई जिन्हें ध्यान से सुना होगा श्रोताओं ने, निश्चित रूप से उनको अपना करके दांतों को स्वस्थ रखेंगे, चमकते रखेंगे। और कुछ बात आप चलते चलते कहना चाहेंगे हमारे श्रोताओं से? श्रोताओं से यही कहना चाहता हूँ कि आप किसी भी डेंटिस्ट के पास जाके ब्रशिंग टेक्निक देखें, प्रॉपर ब्रश करें और मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम ब्रश करें। और जब भी आप खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद कुल्ला जरूर अच्छे से करें ताकि कोई भी फूड पार्टिकल दांतों में फंसा न रह जाए। अगर आप इन चीजों को ध्यान रखते हैं तो दांत काफी हद तक आपके स्वस्थ रहेंगे। तो डॉक्टर अनुराग जैन, आपने अपना अमूल्य समय निकाला, हमारे कार्यक्रम से आप जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनुराग जैन से की गई बातचीत। तो दोस्तों, अपने दांतों को स्वस्थ रखिए, चमकते रखिए और हंसने में जरा सी भी कंजूसी ना कीजिए। गांवों के सरपंचों के लिए कोरोना वायरस कोविड-19 से जुड़ी एक आवश्यक सूचना। दूसरे राज्यों और शहरों से वापस आए लोगों को कोविड-19 के बारे में ये जानकारी अवश्य दें। आपस में 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। नाक, मुंह या आंखें अनावश्यक न छुएं। बार बार हाथ साबुन से अच्छी तरह 20 सेकंड तक धोएं। खांसते एवं छींकते समय रुमाल या कोहनी से नाक मुंह ढकें। कोविड-19 से बचाव के लिए आशा कर्मियों से सलाह लें। अधिक जानकारी के लिए अपने जिला मजिस्ट्रेट या मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी से संपर्क करें या भारत सरकार के हेल्पलाइन नंबर 1075 पर कॉल करें। श्रोताओं, कोविड-19 पर जागरूकता का ये विशेष कार्यक्रम मन में है विश्वास आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से। आइए अब आपको मिलवाएं कार्यक्रम के दूसरे मेहमान से। आप हैं डॉक्टर चारू चित्रा। तो लीजिए सुनिए डॉक्टर चारू चित्रा से की गई ये बातचीत। नमस्कार चारू जी। नमस्कार। आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। चारू जी, आप केआरजी कॉलेज में ग्वालियर में इंग्लिश की प्रोफेसर है, साथ ही लॉ डिपार्टमेंट की कोऑर्डिनेटर भी हैं। जी। लेकिन आजकल आप एक और भूमिका का निर्वहन कर रही हैं और वो है वार्ड कोरोना नोडल ऑफिसर। तो इसके तहत आपका कार्य क्या है? किस तरह से आप कोविड-19 के नियंत्रण में आजकल अपनी भूमिका निभा रही हैं? एक्चुअली आप देखती होंगी कि रोज आपके पास ये न्यूज आती है, सुबह अखबार जब हम देखते हैं तो उसमें होता है कि इतने पेशेंट में होम क्वारंटाइन हुए, इतने लोग जो हैं वो रेड जोन से आए। तो ये एक कोविड का जो काम चल रहा है ये बहुत बड़े स्तर पे चल रहा है और बहुत सारे उसके अलग अलग लेवल्स हैं, जिसमें हम जो काम कर रहे हैं हम पर्टिकुलर वार्ड देख रहे हैं, एक निश्चित वार्ड है जिसको हम देख रहे हैं। लेकिन नीचे से अगर आप चलेंगे तो आशा कार्यकर्ता हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, बीएलओज हैं, पटवारी हैं, टीसी हैं, ऐसे करके बहुत सारे लोग हैं। फिर हमारे यहाँ हर जोन में इंसिडेंट कमांडर्स हैं जो तहसीलदार या एसडीएम वगैरह होते हैं। 2-3 स्तर पे काम चल रहा है कि ये जो आशा कार्यकर्ता है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, घर घर जाके देख रहे हैं कि कहीं कोई बीमार तो नहीं है, किसी को ऐसे लक्षण तो नहीं है, कोई बाहर से तो नहीं आया है। दूसरा, जहाँ जहाँ बाहर से आने वाले नाके जो हैं, जहाँ से आप अंदर आते हैं एक शहर के लिए, वहां पर भी टीम्स बैठी होती हैं। वहां पर भी वो देखती हैं, बताती हैं कि ये लोग बाहर से आए हैं, किस जगह से आए हैं। मान लीजिए दिल्ली से आए हैं, बम्बई से आए हैं, तो निश्चित रूप से बहुत सेंसिटिव हो रहा है। तो ये सारी जानकारियां अलग अलग स्तर से डॉक्टरों ने आगे फिर भेजते हैं हॉस्पिटल्स में। 14 दिन कितने लोगों को हो गए, 5 दिन कितने लोगों को हो गए, 7 दिन कितने लोगों को हो गए। तो ये सारा जो काम है, हर वार्ड का अलग अलग काम चल रहा है। फिर उसमें जोन्स होते हैं, उस जोन में बहुत सारे वार्ड हैं, तो उनमें से एक में मैं भी नोडल ऑफिसर हूँ। महायज्ञ है बेसिकली, उसमें एक छोटी सी आहुति जो है वो हमारी भी है। ऐसे मान लीजिए जिस तरह की महामारी फैली हुई है तो हम सब जानते ही हैं।
बिल्कुल सही बात है। और चारू जी, ये भूमिका तो आप निभा ही रही हैं, इसके अलावा आप प्रोफेसर भी हैं और साथ ही आप एक कहानीकार भी हैं, साहित्यकार भी हैं, बुद्धिजीवी भी हैं। तो आप किस तरह से इस कोविड-19 के संक्रमण काल को देखती हैं? समाज पर इसका कितना दूरगामी प्रभाव होगा? बहुत ज्यादा। एक्चुअली मैंने अभी काफी इधर पढ़ा भी, और आप देखिए कि बहुत लिखा गया। ग्रीक चिकित्सक हिपोक्रेट्स भी लिख रहे हैं, फिर उसके बाद नॉवेलिस्ट कई हैं, वो लोग भी लिख रहे हैं। कुछ लोगों ने ऐसे लिखा कि जो हो गया उसके ऊपर लिखा, कुछ लोगों ने कल्पना करके भी लिखा, और वो आप देखिए कितनी बड़ी चीज है कि ये कल्पना कर ली कि इस तरह की चीज आएंगी। ओहो। समाज का जहाँ तक सवाल है, हमें कोई भी चीज होती है पैकेज में मिलती है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप खुश रहेंगे तो खुश रहेंगे, आप दुख होगा तो दुख ही दुख हो जाएगा। लाइफ एक पैकेज है जिसमें अच्छा बुरा सब कुछ साथ साथ चलता है, और प्रकृति भी अपने हिसाब से कहीं ना कहीं संतुलन बनाती रहती है। ये अगर आप शुरू से देखें तो करोड़ों की संख्या में इस तरह की महामारियों से लोग प्रभावित हुए और बहुत झेला उन लोगों ने, है ना। तो 14वीं शताब्दी में भी हुआ। 14वीं शताब्दी में ब्लैक डेथ करके हम लोग लिटरेचर में पढ़ते हैं। ब्लैक डेथ बड़ी भयंकर उस समय बीमारी हुआ करती थी, प्लेग जो है। हम भारतीय मानते थे कि सिंधु नदी को तो पार ही नहीं कर सकता प्लेग। उसने ऐसा पार किया कि अहमदाबाद ये वो पूरे भारत को उसमें एक तरह से, मतलब 1 करोड़ लोगों की उस समय जान गई। समाज पे तो बहुत ज्यादा असर होता है। जैसे स्पेनिश फ्लू फैला 20वीं शताब्दी की शुरुआत में, उधर तो वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था और उधर स्पेनिश फ्लू। तो आप देखिए कि 1 से 2 करोड़ लोग तो हमारे यहाँ मर गए थे, हमारे देश में 5 करोड़ कुल मौतें हुई थी, और एक उसमें 20 से 40 साल के युवा जो है वो शिकार हुए थे। अच्छा। तो 20 से 40 साल की मतलब एक जनरेशन, आपकी यंग जनरेशन जो युवा वर्ग है वो खत्म हो गया था इसमें। तो श्रमिक संकट इतना जबरदस्त हो गया था। महिलाएं फिर घरों से बाहर निकल कर आई, है ना। वो आप उसको अच्छा भी मान सकते हैं, बुरा भी मान सकते हैं कि वो महिलाएं बाहर निकल कर आई, मुसीबत में आई, लेकिन कहीं ना कहीं वो एस्टेब्लिश भी हुई, अपना बहुत सबल भी हुई। अगर आप इस दृष्टि से देखें, दुख के साथ नहीं लेकिन सबल भी हुई। तो मैं जो कह रही हूँ कि पैकेज में मिलता है, तो हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, अच्छे और बुरे दोनों होते हैं। हमें प्रकृति या ये चीजें जो भी हैं हमें अर्श से फर्श पर ले आती हैं। बिल्कुल ही आप देखें ना आज स्थिति क्या हो रही है ना। सभ्यता भी कुछ चिड़चिड़े हो जाती है जब भी इस तरह की चीजें होती हैं। शैतानियत भी अपनी उभर के आ जाती है। बायोलॉजिकल वेपन से अब आगे युद्ध जो है वो उससे लड़े जाएंगे। बिजनेस के ऊपर इतना प्रभाव पड़ रहा है। मैं कितने लोगों से पूछती हूँ, अभी कल मैं आ रही थी तो एक टेम्पो में लगा के नारियल वाला बैठा हुआ था, नारियल पानी वाला। तो मैंने पूछा कि भाई टेम्पो चलाते थे कि हाँ मैडम, अब है ही नहीं, काम ही नहीं है, क्या करें। सही बात। तो उनका जो दर्द है, उनका जो कष्ट है वो जबरदस्त है। बिल्कुल। एक टीचर हूँ मैं, तो मैं ये देख रही हूँ कि 1 साल बच्चों का जो है फिलहाल, आप देखिए ना, अब तक एग्जाम हो जाते वो आगे की तैयारियां शुरू कर देते। सही बात है। जो भी उनको करियर बनाना है, जिस भी कॉम्पिटिशन को देना है, तो वो सब एकदम शांत हो गया है चारों तरफ। और रोज के कमाने वालों की तो बहुत बुरे हाल है। दूसरा मैं सोचती हूँ कि हम सब सामाजिक प्राणी हैं, लेकिन आज स्थिति क्या हो रही है कि किसी जानने वाले की मृत्यु हो जाती है तो वहां नहीं पहुंच पा रहे। इस कदर कष्ट है इस चीज का। खुशी में ना भी पहुंच पाए, लेकिन दुख में लगता है कि आपको वहां होना चाहिए, लेकिन आप अपने रिश्तेदारों से, अपने लोगों से आप नहीं मिल पा रहे हैं। रोज ऐसी खबरें आ रही हैं। कुछ अच्छी चीजें भी हो रही होंगी, क्रिएटिविटी बहुत बढ़ रही है, रचनात्मकता बढ़ती चली जा रही है लोगों की। थोड़ा सा खाली टाइम मिल रहा है। कोविड के ऊपर ही इतना कुछ लिखा जा रहा है, इंटरनेट वगैरह का यूज सबको आ गया। अभी मैंने PhD YY ऑनलाइन कराया, आप देखिए। तो ये सब भी है, हम भी कुछ सीख भी रहे हैं, लेकिन कष्ट बहुत ज्यादा है और जिस तेजी के साथ ये बढ़ रहा है वो बहुत तकलीफ दे है। बिल्कुल। और अभी ये संक्रमण काल चल ही रहा है, अभी तो संक्रमण बढ़ ही रहा है। अभी तो हमें बहुत सारे प्रयास करने होंगे और धैर्य भी रखना होगा, संयम भी रखना होगा। साहित्य समाज का दर्पण कहलाता है। हम प्रेमचंद का साहित्य पढ़ते हैं, उनके उपन्यास पढ़ते हैं, कहानियां पढ़ते हैं, तो उसमें प्लेग की जो महामारी फैली थी उससे संबंधित कथा साहित्य मिलता है ना। ये जो कोरोना काल है, ये भी शायद कहीं आगे साहित्य में जाके इसको भी स्थान मिलेगा ही। बिल्कुल। क्या है कि जैसे महामारी के बारे में हम तो कुछ नहीं जानते थे। बचपन में मैंने शरद चंद्र को पढ़ा। शरद चंद्र को पढ़ने के बाद ये समझ में आया कि लोग घर छोड़ के भाग जाते थे, रिश्तेदारों को छोड़ के भाग जाते थे, पूरे गांव तबाह जाते थे। हमने तो ऐसा देखा ही नहीं था कभी, इस तरह की कोई चीज हमारे सामने तो रही ही नहीं। फिर रविंद्रनाथ टैगोर को आप देखिए, अगर हम अपने साहित्य की बात करते हैं पहले,
तो उन्होंने तो पुरातन नृत्य करके कहानी लिखी जिसमें बताया कि वो हैजा का मरीज था। और उन्होंने भी लिखा है क्योंकि बंगाल में ये चीजें बहुत झेली गई। निराकर की आत्मकथा में तो उन्होंने फ्लू से होने वाली मौतों के बारे में इतना लिखा है कि दाह संस्कार के लिए लकड़ियां नहीं मिलती थी, गंगा में लाशें ही लाशें थी। और बेटी की भी उनकी मृत्यु, उनके परिवारीजन उसमें गए थे तो बेटी के लिए उन्हें ऋषि सरोज करके बड़ा मशहूर उनका काव्य है, तो वो उन्होंने लिखा। और एक और मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहूंगी, एक अहमद अली है, पाकिस्तानी लेखक हैं, जिन्होंने ट्विलाइट इन दिल्ली करके एक नॉवल लिखा है, बड़ा प्रसिद्ध उपन्यास है। उन्होंने महामारी बताई है दिल्ली में और कह रहे हैं कि कब्रें खोदने के लिए लोग नहीं, दिल्ली मुद्दों का शहर बन गया था। अच्छा, ये हिस्टोरिकल सारी चीज। अच्छा, हिस्ट्री को लेके नॉवेल लिखे हैं, जैसे पार्टीशन पे आप लिख रहे हैं, हिस्ट्री का पार्ट है। मनीश्वरनाथ रेणु जी का मेला अंचला पड़ियों से मलेरिया का भयंकर प्रकोप एक समय में रहा, प्रेमचंद जी का बता ही रहे हैं। ईदगाह में भी आपको हैजा मिलता है ये। अच्छा, क्वारंटाइन भी मिलता है, मैं तो ये देख रही हूँ। अच्छा, जो विदेशी साहित्य है उसमें आप देखिए कि 1722 में डेनियल डिफो बड़े फेमस राइटर हैं, बहुत प्रसिद्ध लेखक हैं, जर्नल ऑफ द प्लेग लिखते हैं जिसमें लंदन में प्लेग की बीमारी का जिक्र है और वो काफी कुछ कोरोना से मिलता है। और उस समय वो बताते हैं कि स्टेडियम, सामाजिक कार्यक्रम, सराय वराय सब बंद हो गई थी, जहाँ पे पब्लिक इकट्ठी होती है, जहाँ लोग इकट्ठे होते हैं। लॉकडाउन की स्थिति थी। अच्छा, यानी कि लॉकडाउन और क्वारंटीन पहले भी। लॉकडाउन तो बहुत ज्यादा मिलता है। जादवपुर यूनिवर्सिटी के कुलपति हैं सुरंजन दास जी, उन्होंने एक रिसर्च की है, तो उसमें उन्होंने लॉकडाउन का बताया कि हैजा, चेचक, मलेरिया जो हमारे देश में हुआ करता था, तो उसके लिए लॉकडाउन मतलब अलग रख दिया जाता था। लॉकडाउन का मतलब यही है। बिल्कुल। आप देखिए ना, एक छोटी सी चीज जिसको आंखों से देख नहीं सकते और उसने इतना हाहाकार मचा रखा है। सही बात है। देखिए, अल्बर्ट कामू इस समय बड़े फेमस और उन्होंने द प्लेग करके एक लिखा था, तो अल्जीरिया में उन्होंने कहा पूरा का पूरा शहर ही एक उजड़ गया। एक कैनेडियन राइटर है बड़ी अच्छी, मार्गरेट एटवुड करके, बहुत बढ़िया उपन्यासकार हैं, उन्होंने द फ्लड करके एक नॉवेल लिखा है। उसमें उन्होंने बताया कि पूरे के पूरे शहर जल रहे हैं, एक ऐसी आग, एक ऐसी गर्मी जो दिखाई नहीं दे रही, बाढ़ है, पानी, बिना पानी की बाढ़ जैसे होती है। वहां पे उन्होंने क्वारंटाइन का जिक्र किया है। वहां पे उनका जो एक कैरेक्टर है, जो एक किरदार है रेन करके, वो कह रही है जब आप अकेले रहते हैं तो आप भूल ही जाते हैं कि असलियत में आप कौन हैं। बिल्कुल सही बात। अकेले रह के भी आप देखिए एक अजीब तनाव और डिप्रेशन जिसको है ना, उसमें आदमी आ रहा है धीरे धीरे। बिल्कुल अकेले हैं, परिवारों से दूर, और वो सही बात, वो तो इसकी बहुत ज्यादा शिकार हो रहे होंगे। अगर हम प्रकृति की बात करें तो इंसान बहुत स्वार्थी हो चला था और हर तरह से प्रकृति के दोहन में लगा हुआ था। आज जो प्रकृति थोड़ा फल फूल रही है, मतलब इंसान परेशान है कोरोना वायरस से, लेकिन प्रकृति कतई परेशान नहीं है। इस समय हवा भी शुद्ध है और वातावरण में भी धूल नहीं दिखती है, तो नदियां भी शुद्ध हो रही हैं, ऐसा पढ़ने में आ रहा है। और हम सुनते हैं कई बार समाचारों में कि जो पहाड़ों की चोटियां हैं वो दूर दूर से दिखाई दे रही हैं, बर्फ जमी हुई है उन पर। हाँ जी, जी जी, बिल्कुल। आप देखिए ना कि पुरानी चीजें वापस याद आ रही हैं। मुझे ध्यान आता है अपना पुराना घर की, जब हम उसमें अंदर आया करते थे तो सबसे पहला जो काम होता था, एक तरफ एक हैंडपंप और बाद में वो नल हो गया, वहाँ पानी रहता था जिसमें आप अपना हाथ, मुंह, पैर सब धोकर ही अंदर आए। और बाहर के जो जूते चप्पल है वो बाहर, जूते चप्पल वो बाहर ही उतार दे। घर में खड़ाऊ पहनी जाती थी हमारे यहाँ। प्रकृति को तो हमने बहुत ही बर्बाद कर दिया। ये अलार्म है, ये अलार्म है कि अभी भी सुधर जाओ। पॉलिथीन का जैसे हम इस्तेमाल कर रहे हैं, आप पर्यावरणविदों को सुने तो वो बताएंगे कि आगे क्या होने वाला है। जो आगे आने वाली पीढ़ियां हैं वो किस हिसाब से क्या क्या झेलेंगी, क्या क्या उन बेचारों को झेलना पड़ेगा हम लोगों की वजह से। बिल्कुल, ये कोरोना काल एक अच्छा सबक भी देकर जाएगा हमको। बिल्कुल बिल्कुल, बशर्ते कि हम लें उस सबक को। बिल्कुल, लेना ही चाहिए। सबक हमें लेना ही होगा, क्योंकि आगे अगर हमें संभलना है तो। और चलते चलते मैं चारू जी आपसे जानना चाहूंगी कि हमारे श्रोताओं से आप और क्या कहना चाहेंगी कि किन बातों का ध्यान रखें, क्योंकि आप कोविड-19 के नियंत्रण में जुटी हुई हैं। कुछ बातें आप हमारे श्रोताओं को भी बताएं। जी जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि सोशल डिस्टेंसिंग जो है, जो है, उसको तो हमें एक आदत ही बना लेना चाहिए।
अभी हमारी एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने डाला हुआ था कि मैंने कुछ लड़के बैठे थे, उन्होंने कहा मास्क लगाइए, तो उन लोगों ने मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर दिया और क्या कि रोज आ जाती हैं भाषण देने के लिए। तो सबसे पहली बात तो है कि ये हमें संबंधों को इस ढंग से निभाना है कि दूर से, और जो अपनी पारंपरिक वो नमस्ते और वो सब है, हाथ मिलाना और गले मिलना जो है अभी तो दूर ही करना पड़ेगा, उसको बिल्कुल छोड़ देना पड़ेगा। दूसरा एक चीज इसमें और है कि इम्यूनिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी होनी चाहिए। अच्छी चीज ये भी है कि जो बाजार का बहुत ज्यादा खाया पिया जाता था उससे सब लोग थोड़ा सा दूर हो गए हैं, तो उसका भी हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत आवश्यक है कि हम अपने जीवन को थोड़ा सरल बनाएं। भौतिकवादी जो इतने ज्यादा होते चले जा रहे हैं उसमें बहुत नुकसान वो हमारा कर रहा है। जी बिल्कुल, ऐसा मुझे महसूस होता है। उसको भी हम थोड़ा छोड़ें चीजों को, तो हम अपने इस संसार को शायद बेहतर बना पाएंगे और भी ज्यादा। बिल्कुल, और इस कोविड-19 से भी निपट पाएंगे। हाँ बिल्कुल निपट पाएंगे। तो चारू जी, आप हमारे कार्यक्रम से जुड़ी और आपने बहुत सारी बातें की और जानकारी भी दी, जो हमारे श्रोता साहित्य पढ़ते हैं, इंग्लिश हो या हिंदी साहित्य, तो उन्हें अच्छा लगेगा ये बातें सुन करके और वो उन्हें पढ़ना भी चाहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार। तो अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर चारू चित्रा से की गई ये बातचीत। ये मत सोचिए कितने लम्हे हैं जिंदगी में, ये मत सोचिए कितने लम्हे हैं जिंदगी में, ये सोचिए कितनी जिंदगी है हर लम्हे में। तो दोस्तों, हर लम्हे का आनंद लीजिए। जहाँ तक संभव हो घर में ही रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों की परवाह करें। और साथ ही अब अनुमति दीजिए आज का ये कार्यक्रम समाप्त करने के लिए आभा गुप्ता को। नमस्कार।